अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। वफाकी काबीना के पहले इजलास के बाद जो 19 रुकनी काबीना थी उससे गुफ्तगू और मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि सबको साथ लेके चलना है और तमाम पार्टीज़ को जो मैंडेट मिला है उसका हम एहतराम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहसिन नकवी साहब की बतौर वज़ीर दाखिला जो तैनाती है उसके बाद PTI या फिर जो सुन्नी तहरीक है उनके मेंबरान साथ चलने को तैयार होंगे, क्योंकि अगर वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ रोड़े अटकाते हैं और एजिटेशन करते हैं तो फिर कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसको कैटर करना ये बहुत बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मुस्बत कहा गया है। उसकी वजह यह है कि अब चूँकि IMF का वफ़द पाकिस्तान जल्द आ रहा है और इसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ होगा जहाँ पाकिस्तान एक प्रोग्राम सिक्योर करने की कोशिश करेगा, तो इससे पहले इसको खुशाइन कहा जा रहा है। वो और बात है कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हुकूमती फार्मूला का हिस्सा नहीं हैं वो इस पर इसलिए तनकीद कर रही हैं कि वो ये समझते हैं कि अनइलेक्टेड मेंबरान का वफाकी ओहदे हासिल कर लेना एक अच्छा साइन नहीं है। इसके साथ साथ वफाक और KP हुकूमत के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है उसका माहौल अब से देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इस तासुर का इजहार कर रहे हैं कि जल्द ये कन्फ्रंटेशन मज़ीद बढ़ जाएगी, लेकिन इसका पहला इशारा हमने देख लिया है और वो ये है कि चीफ़ सेक्रेटरी के मामले पर जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने ये कहा है कि हम इनकी खिदमात को वापस करना चाह रहे हैं और वो अपना चीफ़ सेक्रेटरी तैनात करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर वफाक का रिस्पॉन्स क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला हुआ है कि जो सूबाई हुकूमतों का बजट है उसमें कुछ कटौती की जाए। अब इसके बाद सिंध गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, KP गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं। और इसके अलावा हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। रमेश सिंह अरोड़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि अब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कल काबीना के इजलास के बाद कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ हमने देखा इतवार को गिरफ्तारियाँ होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होता है। इस सूरत हाल में कहा जा रहा है कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगी। सदर जरदारी साहब बन गए हैं, अब किस तरह से इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर सकती है, या आपको लगता है कि अब पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि अब KP गवर्नमेंट और जो वफाकी हुकूमत है इसके दरमियान कन्फ्रंटेशन होगी, जो बहुत से लोग कह भी रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन हो चुका है, प्रोसेस गुजर चुका है और हुकूमतें मरकजी और सूबाई बन चुकी हैं और मैं नहीं समझता कि अब कन्फ्रंटेशन की ऐसी जरूरत है। इश्यूज हैं, देखें अगर आप देखें कि 3 सूबों में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, मरकज में भी, और एक सूबे में PTI की हुकूमत है। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा जिससे मेरा अपना भी ताल्लुक है और वहाँ पर PTI की हुकूमत है। आप देखें वहाँ पे आपको जो फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत होती है, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर जो है अपने घर ऑपरेशन करना है, आपको मरकज से सपोर्ट की जरूरत है। फॉर्मर फाटा के साथ आपने जो कमिटमेंट की है वहाँ पे डेवलपमेंट की, वो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको उस पर जो है वो सपोर्ट करनी है। ऐसा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो करना है। यहाँ तक आपने कहा, देखें पोजीशन का बिल्कुल जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए अगर एहतजाज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो कानून डेफिनेटली इस पे एक्शन में आएगा। पंजाब में जो वाकयात हुए हैं, अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, वो उसी पे ज्यादा बात कर सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब टाइम ये है सियासतदानों के लिए खासकर कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इलेक्शन के ऊपर। पीपल्स पार्टी को भी होंगे, PTI को भी हैं, बाकी जमातों को भी हैं। हमारे पास फोरम है पार्लियामेंट, अगर हम पार्लियामेंट में वो कानून साजी करें ताकि कल इलेक्शन में उस किस्म की हमें तहफ़्फ़ुज़ात जो आज हमें हो रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि धांधली हुई है या कोई ऐसी चीजें हुई है, उसको रोकने के लिए हमें कानून साजी कर दे। तो अगर नहीं रोकते हैं कि जिसके जरिए इलेक्शन में कोई ऐसी चीजें हुई हैं, फिर ये बातें होंगी, फिर ये रोना धोना होगा और फिर कुछ नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम पार्लियामेंट फोरम इस्तेमाल करें, ऐसी कानून साजी करें ताकि कल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और ऐसी चीजें न हो जिसपे आज हम जो है सही ठीक वो जिसका हम आज रोना रो रहे हैं। ठीक है, बसरा साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये मोहसिन नकवी साहब के मुशीर दाखिला बनने पर इतना माइंड क्यों कर रही है PTI? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है काबीना में किसी को भी शामिल कर ले। हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब को इनाम मिला है जो उन्होंने पंजाब में जुल्म और जबर का जो बाजार गर्म किया हुआ था, जिस तरह हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती की, जिस तरह जबर हुआ,
हथकड़ियां लगी, जेलें गई, और ये उनको मैं समझता हूँ जितना बड़ा मुल्ज़िम, जितना बड़ा मुजरम इस हुकूमत का क्राइटेरिया वो है, वो बड़े ओहदे पर होगा। और ये जहां तक बात रही मोहसिन नकवी साहब की, मुझे बताइए कि क्या फर्क है काकड़ फार्मूला और मोहसिन नकवी फार्मूला में? ये उसी का तसलसल है। हारे हुए लोग हैं, मैंडेट चोरी किया हुआ है, और बड़े संजीदा होकर गुफ्तगू करते हैं कि जो असम्बलियां बन गई हैं, हुकूमतें बन गई हैं। इसलिए हमें ना जो जाली वजीर आजम, जाली सदर और खास तौर पर थीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब लगी हैं, जिनके अंदर आपको वही ज़ियाउल हक वाली रूह नजर आती है। और जिस तरह इन्होंने कल जुल्म और जबर के पहाड़ कल भी तोड़े हैं, और चूंकि इनके पास एजेंडा ये है, चूंकि अवाम इनके साथ नहीं है, 80-90% अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है। अब ये उसी तरह जुल्म जबर के साथ गैर मुंतखब लोग जो हैं चाहते ये हैं कि हम इनको दीवार से लगाए रखें, हम इनके ऊपर मुकदमे, पर्चे, हथकड़ियां, पूरा वही माइंडसेट जो एक आमर और डिक्टेटर का हो सकता है और जो हारे हुए लोगों का हो सकता है। चूंकि मुंतखब लोग इस तरह नहीं करते, तो इसलिए ये मुजम्मल भाई जो मुझको मर्जी करें, हम ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट का मसला है, ये अवाम के वोटों पे इन्होंने डाका मारा है। तो ये किस तरह हो सकता है कि हम इस जाली निजाम को तस्लीम कर लें, और वो जाली निजाम जो पाकिस्तान में पहले भी 4 दफा 5 दफा तजर्बा कर चुके हैं, क्या जरूरत थी इलेक्शन करवाने की? लेकिन मरियम साहिबा ये कह रही है ना, मरियम साहिबा ये कह रही हैं आप सड़कें अगर बंद करेंगे, रास्ते रोकेंगे तो वो जीरो टॉलरेंस नहीं करने देंगे आपको। वो कौन होती हैं? मरियम बीबी जो खुद हारी हुई हैं, जो चोरी के मैंडेट के साथ आधी से ज्यादा असेंबली उन्होंने अल्लाह नबी के नाम में झूठे हलफ उठाए हुए, मरकज में भी सूबे में भी, वो कौन होती हैं? पहली बात। दूसरी बात, कौन सा हमने कानून तोड़ा है? क्या पाकिस्तान के अंदर सहाफी, इंसानी हकूक, उनकी धज्जियां बखेर देनी है आपने? सहाफी बोले थे वो जेलों में, इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है, असद तूर के साथ क्या हो रहा है, और माओ बहने बेटियां तो सबकी सांझियां होती हैं, वो जेलों में पड़ी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्द है, सनम जावेद दहशतगर्द है, खदीजा शाह दहशतगर्द है। और फिर मैं कह रहा हूं, कल जो हमने पुरअमन हमारा हक है ये जलसा जुलूस करना, ठीक है, एक गमला नहीं टूटा, इन्होंने आके धावा बोल दिया। और देखिए एक बात सुन लें, दहशतगर्दी की FIR पंजाब में दर्ज की, दहशतगर्दी की इधर इस्लामाबाद में दर्ज की। इसलिए इस जाली निजाम को, जाली असम्बलियों को, जाली वजीर आजम को, जाली सदर को और जाली चीफ मिनिस्टर को हम तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है रमेश साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको वजारत के लिए, मैं समझता हूँ खुशाइंद है आपकी पार्टी का ये फैसला। लेकिन जहां आपको इंसानी हकूक की वजारत मिली है, वहीं पर कहा यह जा रहा है कि इंसानी हकूक PTI के खिलाफ वायलेट कर दिए गए। सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी, सरदार लतीफ खोसा की, तो इससे पार्टी की कॉज डैमेज नहीं हो रही कि आप उन्हीं के मौक़िफ़ को मजीद तकवीयत दे रहे हैं कि अगर वो एहतजाज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू असेंबली प्रैक्टिस करने निकलते हैं तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं? आप बात करें कि जो कल हुआ है, खासकर परसों जो परसों हुआ है, जिस तरीके से, क्या मेरा सवाल ये बनता है, जब ये रोड पे निकले तो सर्टनली आप प्रोटेस्ट करते हैं, वो आपका जमहूरी हक है कि आप रोड पे निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने से पहले आप किसी ना किसी से इजाजत लेते हैं, आप बताते हैं कि मैंने ये प्रोटेस्ट करना है, और आप जिस जगह पे आपने प्रोटेस्ट करना है उसकी एक सर्टेन क्राइटेरिया, कानून बना हुआ है। लेकिन ये बदकिस्मती से मेरे भाई हैं बसर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, इनका हक है, इनको करना चाहिए क्योंकि इस पार्टी के मेंबर है, कारकुन है, उनके लिए उनके टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़े। बट सवाल ये बनता है कि जब आप बाहर निकले, एहतजाज किया, तो हम उस 9 मई को नहीं भूलते जहाँ पे आप बात करते हो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, लेकिन जो पाकिस्तान की शहरी है, जो लाहौर की शहरी है, उनका भी कोई हक है, उनकी भी जिंदगी है। जिस तरीके से इन्होंने उनकी जिंदगियां अजीरन की 9 मई और 9 मई से पहले जो वाकयात हुए, जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया, तंजीबात को आग लगाई गई, जिना हाउस को आग लगाई गई, शोहदा के पुतले जलाए गया, शोहदा के पुतलों को तोड़ दिया गया, और तो और रेडियो पाकिस्तान तक जो हमारी तंजीबात उनको जलाएगा। अब ये हमारा फर्ज है बीइंग पंजाब गवर्नमेंट कि हमने पाकिस्तान और खासकर पंजाब की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो रमेश साहब, इसके बाद क्या वो कभी सड़क पे आ ही नहीं सकते? क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि एंटिसिपेशन में गिरफ्तारियां हो जाएंगी, कि दोबारा ये ना हो जाए। नहीं, नो, किसी ने उनको मना नहीं किया, वो आए, लेकिन एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक आए। मैडम चीफ मिनिस्टर की भी यही है कि अगर तो आप रोड्स ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, आप लोगों के लिए रुकावटें खड़ी करेंगे, तो फिर सर्टनली कानून हरकत में आएगा। और जब कानून हरकत में आएगा तो उसके आगे चाहे सरदार लतीफ खोसा साहब हो, चाहे कोई आम ऐसा इनका कारकुन हो, सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं बसर साहब को यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल एहतजाज कीजिए, जब आपका हक है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज करने के लिए भी तो कोई हो ना। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिलेक्ट वजीर आजम कह के इन्होंने खुद डेस्क बजाए थे,
उस वक्त तो माने थे ना कि इमरान खान साहब सिलेक्ट वजीर आजम है, लेकिन उसके बावजूद आप बड़ा दिल देखिए, चलें ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा हम मफावत को लेकर चलते, आज भी कहते हैं मफावत की बात करते हैं, तो इस पे हम इनको ये कहते हैं अगर आप वाकई सीरियस इस पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के लिए आए मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है कामरान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब मौलाना साहब की मुलाकात जरदारी साहब से भी हुई, नवाज शरीफ साहब से भी हुई, और ये भी मशवरा पहले दिया गया शहबाज शरीफ साहब को कि अगर आप हुकूमत बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारी तहरीक का शिकार हो जाएं। तो JUIF फिर क्या सोच रही है कि क्या स्टांस लेना है इस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ या इसके साथ? देखिए, तारीख तक बात ना पहुंचाएं, तारीख से पहले जो है ना मामला को सेटल कर लें, और सेटलमेंट बड़ा आसान सा है। ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट बिल्कुल जेन्युइन है, हम कहते हैं जेन्युइन नहीं है, तो उसके लिए कुछ हल्के कोई सर्टन परसेंटेज खुलवा लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी, उसको उनका ऑडिट करवा लेते हैं। कोई जजेस अगर फर्ज कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट से लेने हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो है उसको बैठ के उसका ऑडिट कर लेते हैं, साथ उस एक्सपर्ट बैठ जाएंगे जो इलेक्शन के मामला को समझते हैं। अगर हर हाई कोर्ट में जो है ना वो एक एक जज को बिठा के उससे ऑडिट करना, चंद हल्के खोलते हैं, उससे पता चल जाएगा इनका मैंडेट ठीक है या ठीक नहीं है, और अगर नहीं है ठीक तो फिर जाहिर है फिर इनको स्टेप डाउन होना चाहिए, और तो फिर हमको जो सॉरी करना चाहिए कि जी हम गलत थे। तो इस तरह से तो बड़ा आसान है। अब आप उसको क्यों किसी तहरीक तक मामले को पहुंचाते हैं? आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो मुफाहमत करिए, इस बात पे आ जाएंगे, आप कहें कि जी हाँ क्यों, हम तो बिल्कुल ठीक है, आए बैठते हैं और इस मसले का हल, ये आसान सा हल है, 2 और 2 4 हो जाएगा। कामरान साहब, आपने एक निजी TV चैनल पर यह भी कहा कि रमज़ान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक हुकूमत के दरमियान एक जंग छिड़ने वाली है, क्या मतलब है इसका? देखिए, आपने खुद देखना शुरू कर दिया, वो जो पर्सनालिटीज होती है ना उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपने देख लिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आज़म को उन्होंने जो ना उनसे मिलने नहीं आए एक दफा, उसके बाद जो ना कुछ इस तरह से मामला जो है ना उन्होंने टैकल करना शुरू किए जिस तरह से टैकल नहीं होते। तो वो बस ये नजर आ रहा है कि ये एक लड़ाई जो है ना इनके दरमियान एक सूबे और मरकज के दरमियान शुरू हो जाएगी, और ये भी जो है ना कोई अच्छा शगुन नहीं होगा, खराबी होगी इसमें भी। सही। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम वापस शामिल हो सकते हैं काबीना के अंदर, तो क्या इंतज़ार किस बात का किया जा रहा है कि क्या मुश्किल फ़ैसले गुजर जाएं या बजट आ जाए या इन्फ्लेशन का जो एक सारा हम देखते हैं कि एक मलबा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है वो सेटल हो जाए, इसके बाद हम फेस भी बन जाएंगे इस गवर्नमेंट का, ऐसा ही है? मुझे नहीं पता खुर्शीद शाह साहब ने किस पैराए में और कौन से चैनल को ये इंटरव्यू दिया या बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला दोबारा जो है इसके ऊपर गौर करेगी अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में जाने की कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है काबीना का हिस्सा बनने का। और 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, पीपल्स पार्टी को इल्म है इसका, और अगर ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ तरमीम के लिए आपसे बात की जाती है, क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, जो भी हो, उसमें बेहतरी तो आ सकती है। आप उसमें अगर आप कहेंगे जी ये चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं, हमेशा उसमें गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल रोल बैक की बात अगर आप करें, रोल बैक बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, उसमें चीज़ें हैं जिसमें हम समझते हैं कि अगर आप इस वक्त समझते हैं कि इसमें बेहतरी आ सकती है, इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं, तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन वो बात जो माजी में पीटीआई की हुकूमत में होती थी कि हम बिल्कुल इसको रोल बैक कर देंगे, हम नहीं मानते, ये चीज़ें नहीं करते, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। उसमें भी उस पार्टी बिल्कुल स्टैंड करेगी। लेकिन बेहतरी के लिए बिल्कुल अगर कोई समझता है कि इसमें बेहतर बात है, हमेशा जो भी पार्लियामेंट आती है काउंसाजी करती है कि अगर आप सही नहीं कर उसको बेहतर ठीक करने के लिए अगर वो काउंसाजी आती है तो उसमें कोई मतलब है कि पैगाम नहीं है। और इसके अलावा जो IMF फैसल साहब ये बात कर रहा है कि अब जो पेंशन है मुलाजिमीन की, इसको बंद किए जाने पर गौर हो रहा है, पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेगी इस पे? देखें, IMF के पास पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है, हुकूमत डेलीगेशन रख ली जाएगा। हमारा अगले महीने जो है IMF के साथ फिर एक जो किस्त के जो है वो है, तो उसके ऊपर जो है एक डेफिनेटली एक सख्त डिसीजन है। और साथ साथ जो है वो बजट का भी आ रहा है, बजट भी उस हुकूमत ने पेश करा, तो बहुत
चीजें जिसके ऊपर जो है चीजें करनी है। सही। और इसके साथ साथ आपने कभी सवाल किया, मैं बताऊं कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यहाँ पे वेस्टर्न पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से और उनकी जो डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरा कर उस साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की है, जिसमें हमने जो है वो मैं समझता हूँ कि जो बर्फ जो है वो पिघल रही है। जरदारी साहब जिस तरह हमने कहा कि मफाहमत के बादशाह हैं, तो बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद की सीट पे हमारा एक ठीक किस्म का जो है इतफाक हो चुका है। JUI के मेंबरान जो हैं गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट पे वोट करेंगे और इस तरीके से हम और हमारी इत्तेहादी जमातें सेनेट में जो है वो बलूचिस्तान में जो है JUI कैंडिडेट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है बसरा साहब, आपने सुना एक तो JUI की स्ट्रेटजी जो पीपल्स पार्टी के साथ तय हो रही है, और दूसरा ये कि आप जो ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए। अगर IG पुलिस या चीफ सेक्रेटरी वही तब्दील हो गए तो सूबे का कंट्रोल तो विफाक के हाथ से ही चला गया। क्या ये रियलिस्टिक डिमांड है जो आप कर रहे हैं? देखिए मुजम्मल भाई, पहली बात तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। अभी आप लाहौर की बात कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी तीनों आ रहे हुए हैं, तो इनकी जमात के और लोग कौन से जीत सकते थे। दूसरी बात आपने ये कही कि ये जो अभी बात कर रहे थे तमाम जमातों की कि JUI ये, देखें ये तमाम पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, JUI को शामिल कर रहे हैं? PDM टोला 1 था। मैं बता नहीं, JUI जब तक हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये जो धांधला हुआ है जो उसके ऊपर हमारे साथ आएगा, मोस्ट वेलकम। लेकिन हमने तो जाहिर है जान अचकज़ई से हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, देखे नजरियाती सियासी इख्तिलाफ हमारा इनके साथ था और रहेगा, लेकिन वो 1 पॉइंट एजेंडे पे है और ये रिगिंग मदर। जी, महमूद खान की बात कर रहे हैं? नहीं, जान अचकज़ई साहब ने कहा है, महमूद अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूं जो हमारे सदर के उम्मीदवार थे जी। तो ये PDM टोला 1 जिन्होंने 16 महीने कब्जा किए रखा, फिर काकड़ नकवी फार्मूला PDM 2, ये PDM 3, ये सब एक ही हैं। ये जो हुकूमतें हैं ना, ये गैर मुंतखब एक फार्मूला पाकिस्तान में शुरू हो गया। अब इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे इन्होंने 70-80 अरब रुपए पाकिस्तान के लगवा दिए हैं, एक बाल पॉइंट लिया 14 रुपए की और उसके साथ आपने सारा रिजल्ट बदल दिया है। इसलिए जो जहां तक KP की बात है, देखिए मुर्तज़ा कामरान साहब ने बहुत अच्छी बात की है, हम भी इस बात पे हैं। एक ही वे फॉरवर्ड है, हमें पूरा पाकिस्तान 90% में आज भी कहते हैं इमरान खान के साथ खड़ा है, हमें मैंडेट मिला है हुक्मरानी का, इनको रिजेक्ट किया गया है। अगर आप ये निजाम चलाना चाहते हैं जो खुद साख्ता है, जो चोरी वाला है, जो जाली निजाम है, तो उसके लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा। 10-15 हल्के खोल लें, हमने 4 हल्के कह दिए। आप तमाम चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ये कमीशन बना दें, लाइव उसकी प्रोसीडिंग दिखाएं, दूध का दूध पानी का बसरा साहब, लेकिन देखें ना बसरा साहब, आप अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे हैं कि जल्द खान साहब जेल से बाहर होंगे, वजीर आजम भी बन जाएंगे, उनसे तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आज हमने देखा जिस तरह से पाबंदी आयद कर दी है उस पर। बहुत अहम बात, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं? साहब थैंक यू वेरी मच, मुजम्मिल शाह साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ये बहुत अहम बात सवाल किया है। देखें, इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है। 2 हमले पहले हो चुके हैं, अफगानिस्तान से दहशतगर्द चलते हैं, हम तो झंडा नहीं उठा सकते PTI का, वो पहुंच जाते हैं डयाला जेल। अब क्या हुआ है कि राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, मीडिया को वहां से हटा दिया गया है और हमारी मुलाकात तक नहीं हो पा रही। सीरियस कंसर्न्स हैं, चूंकि इमरान खान पाकिस्तान है और अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान मत खेलें पाकिस्तान की सलामती से। पहले ही आपने इतना बड़ा ये जो डाका मारा है अवाम के वोटों पर, आपने पाकिस्तान की सलामती पे डाका मारा है। अब आप इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। आप, मैं फिर कह रहा हूं, ये किसके अंडर है ये जेल? ये जेल है चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंडर, जिन्होंने आते ही जबर और जुल्म का वो मोहसिन नकवी जो प्लान था वो उन्हीं के साथ मरकज में आ गए हैं। ये गठ जोड़ है इनका, और ये एक सोची समझी साजिश के ताबे उन पे पाबंदी लगाई गई है। अच्छा मुझे बताएं, हम पे तो पाबंदी लगाई है, मीडिया वहां से क्यों हटा दिया है? तो इसलिए ये सीरियस कंसर्न है और जितनी देर मर्जी ये रख ले इमरान खान को, और बसरा साहब आपका ठीक है, 6 महीने रख लिया इन्होंने। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी इमरान खान साहब जेल में थे, पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने देगी, पूरी पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। अभी भी वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम होंगे। सही। रमेश साहब, आपने सुना अब ये इल्जामात जो है ना, हमने पहले ये सुना कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कोई लाखों डॉलर दे दिए हैं उनको मरवाने के लिए, मरियम साहिबा पे इल्जाम लग गया। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि कहा यह गया कि जिले शाह के साथ जो हुआ उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये इतने सीरियस इल्ज़ाम लग जाते हैं, आपने सबूत मांगने के लिए कुछ किया है इसके?
देखें जी, इल्ज़ामात लगाना तो इनका शेवा, और आप देखें जब भी पीटीआई के ऊपर आपने कोई बात की, इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, इन्होंने कौन से इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमारे कायद को इन्होंने जेल के अंदर रखा, बीबी मरियम साहबा को जेल के अंदर रखा, हमारी टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल के अंदर रखा, और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगा के जेल के अंदर रखा। आज ये बातें करते ह्यूमन राइट्स की, उस वक्त ह्यूमन राइट्स किधर थे जब आप एक बाप के सामने उनकी बेटी को आप गिरफ्तार कर रहे थे, और बाप कह रहा था कि आपने गिरफ्तार तो करना ही था, तो जेल से बाहर जाने देते, आप गिरफ्तार कर रहे थे। अब इनका ये शेवा है कि हमेशा यही काम करते हैं कि इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, और फिर जब इनसे सबूत मांगा जाता है तो कहते हैं हमसे सबूत ना मांगे, सबूत हमारे पास कोई नहीं है, बस हमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब ये साबित करना अब आपका काम है कि इल्ज़ाम झूठा है या सच्चा। इस तरह नहीं होता। आप अगर इल्ज़ामात लगाते हो तो फिर आपके पास सबूत होना चाहिए। अभी देखिए बार बार ये बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधला धांधला धांधला, तो भाई आप इनसे कुछ सवाल करें। आप इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं, आप कितने केसेस आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास ले गए? जवाब आएगा 1 या 2, उसके बाद ये खामोश हो जाती है। नहीं, तकरीबन 35 है इनकी तकरीर। अच्छा चले, तो ये क्लेम की तरह करते हैं 80 है, चले 80 हो गए मसला साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में 80 इनसे पूछा नहीं, अभी तक एक डाला। रमेश साहब आप मुकम्मल कर। आप देखिए, हमने हमारी भी रिजर्वेशन थी इलेक्शन पे, बट हमने ये कहा ये तो वही जमात है ना जिन्होंने 35 फैक्चर्स की बात की, ये वही जमात है जिन्होंने 4 हल्के खुलाने की बात की। जब सारा कुछ खुला उसके बाद अपनी उस बयान से इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो आज भी आप देख लीजिएगा कुछ दिनों के बाद ये स्टेटमेंट से भी यू टर्न लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लफाजी के मास्टर है, बातें करने के मास्टर है। एक सीरियस एक जो सस्पेंस क्रिएट करना होता है ना फिल्म के अंदर, और एक्शन फिल्म के अंदर आप एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ये उस चीज के मास्टर है। जब आप एक्चुअली इनसे पूछते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, फिर ये लोग इल्जाम लगाते हैं। 3.5 साल की हुकूमत में बंदा इनसे पूछे कि क्या किया। केपी के अंदर तो 10 साल में बैठे हैं ना, आज इनके अपने वुज़रा इनके खिलाफ एक चार्जशीट पूरी लेके आए हैं और वो इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये खुद करप्ट ज़्यादा है, करप्शन से भरपूर है, केपी के अंदर करप्शन से माला माल हुए पड़े हैं, इनसे सवाल करते हैं तो दूसरों को गालियां और ये अजीबो गरीब किस्म के इल्जाम उन पर लगाते हैं। जेयूआई की बात करते हैं, आज जेयूआई का सबसे बड़ा स्टांस क्या है? जेयूआई का मैंडेट चोरी हुआ, कहां पे हुआ? पंजाब में तो नहीं हुआ। जेयूआई का मैंडेट तो चोरी हुआ केपी में, तो इन्हीं से मांग रहे हैं ना। ठीक है, उनसे तो फिर यही उनको जवाब दे। जेयूआई तो केपी के अंदर अपने मैंडेट। मुजम्मल भाई एक फिक्रा, बहुत अच्छी बात है रोड़ा सिंह साहब ने की है। एक आप शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दें मुर्तजा एक फिक्रा, मुजम्मल भाई एक फिक्रा। मुर्तजा कामरान साहब ने बहुत अच्छी ऑफर की थी, दोनों नुमाइंदे मौजूद है, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, आए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जुडिशियल कमीशन उनसे जवाब ले लेते हैं इसका। पानी का पानी। कामरान साहब मानते हैं ये दोनों बात? ठीक, कामरान साहब आपने सुना, वो ये कह रहे हैं रमेश साहब भी कि आपका जहां पर धांधली का क्लेम है वहां तो पीटीआई जीती हुई है और उनके स्टांस को आपने सपोर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी सीटें हमारी लेके जो है वो या तो नून लीग वालों को दी गई हैं और या फिर पीपल्स पार्टी वालों को दी गई हैं। कम से कम जो है ना 5-6 सूबाई हल्कों में इस तरह से मामला, और कौमी असम्बली में भी जो है वो 1-2 हल्कों में इस तरह के मामला हैं। और हम बड़ा आसान सा, बड़ी सीधी सादी सी बात करते हैं। सिंध में इवन इस तरह से हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि आइए हल्के खुलवाते हैं, हम उसकी निशानदेही कर देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे हल्के खोलो, हम कहेंगे कि बहुत थोड़े से हल्के खोलो और इन हल्कों पे जरा चेक कर लो। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो 13 नंबर पे थे, उनको जिता दिया गया, जो 7 नंबर पे थे, 5 नंबर पे थे, उनको जिता। तो इस चीजों का मदावा होना चाहिए। अगर मफामत चाहते हैं तो इसमें मफामत हो सकती है। कामरान साहब, क्या जेयूआई फे का ये क्लेम है कि केपी के अंदर कुछ सीटें जहां पीटीआई के मेंबरान जीते हैं वहां धांधली हुई है? यस और नो? जी बिल्कुल है, और उसमें मैं आपको बताऊं कि 10 ऐसी सीटें हैं कम से कम जिसमें 1000 से कम पे सबके सब में हम हारे हैं। 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें 2000 से कम सबके सब में हम हारे हैं। ये नहीं कि वो 2000 का फर्क आया और वो जो है ना वो कुछ सीटें इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, मिक्सअप हो गया। सबके सब एक है, फैसला एक है। कामरान साहब, अगर देखें ना, आपने जवाब अगर हाँ में दिया है तो अगर धांधली के खिलाफ तहरीक चलती है तो आप पीटीआई के साथ ही खड़े हो जाएंगे जिनके अगेंस्ट आपका क्लेम है? हमने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है। हमने जब सदर का इलेक्शन था उसमें भी हमने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा था। हमने अब्स्टेन किया था, ना हमने वहां वोट किया ना हमने उनको वोट किया। हम अपने तौर पे चलेंगे, हमें किसी के साथ चलने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर चलने की जरूरत होगी तो वो हमारे साथ आएगा, हमको शायद किसी के साथ चलने की जरूरत नहीं है। मुजम्मल भाई केपी का कोई हल्का भी खोलना चाहे हम तैयार हैं जी। कामरान साहब, कोई हल्का भी खोलना चाहे हम तैयार हैं। दूसरी बात नहीं, मैं कामरान साहब को, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ।
कामरान साहब का पॉइंट मुकम्मल होने दीजिए। जी कामरान साहब, जो है वो इसमें ऐसे कर दे कि ये जनरल सेक्रेटरी लेवल पे ये ऑफर आ जाए, और ये मेरा ख्याल है कि बारिश का ये पहला खतरा होगा। अच्छा। कि पीटीआई जेयूआई को ये ऑफर कर दी कि वो कोई भी हल्का अगर कहे तो वो खोलने के लिए तैयार है, मगर ये किसी तंजीमी ओहदेदार की तरफ से ये ऑफर आए, और उसके बाद जो ना वो इनको भी जो ना पाबंद कर देगी ये बात कि ये भी इस बात पे आए कि हल्के खोलें। पंजाब में खुलवाने हैं, सिंध में खुलवाने हैं, बलूचिस्तान में खुलवाने हैं, सब जगह पे फिर खुलें। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद यही से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कि कुंडी साहब, आपने ये सुना जो पॉलिटिकल डिवाइड वो तो बरकरार है ही, लेकिन मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी सपोर्ट करेंगे आपको। वो ये भी कहते रहे हैं कि सिंध असम्बली पैसों से खरीद ली है, तो आपको लगा नहीं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो इतना क्लियर नहीं है कि वो आपकी जो अलायंस है उसको लॉन्गर रन में भी सपोर्ट करेंगे? स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बहुत आसान बात है, जैसे बसर साहब भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं भी इधर बैठ के जो है ना वो छक्के चौके मार सकता हूँ और स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ या फिल्मी डायलॉग मार सकता हूँ। अगर किसी को एतराज है, अगर मुझे एतराज है या मेरे पैनल में इस पैनल में बैठे बाकी दोस्तों को एतराज है और उनकी जमा किस चीज भी एतराज है, फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स पे जाएं, साबित करें। और अगर एक चीज गलत है बिल्कुल उनको चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अब ये पहले कहते थे पीटीआई वाले हमारी 80 सीटें हैं, भाई आपने ख्वाब देखे 80 सीटें, आपका सबूत मौजूद है, फोरम्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। वही अदालतें मौजूद हैं जब कासिम सूरी के 50-60 हजार ह्यूमन एरर वोट थे जिनका आखिरी दिन तक फैसला नहीं हो सका, और आज तक फैसला नहीं हो सका कि वो ह्यूमन एरर वोट जो है उसका बताएं कि जी वो ह्यूमन एरर वोट थे। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया देखा। हाँ, इलेक्शन कमीशन का मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं लगाया, वो आपका दिया हुआ तोहफा है हमें। जुडिशरी शामिल करना है, आप करें अपना, मुतालबा करते हैं आप आपकी ख्वाहिशात, आप देखें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आप एक मुतालबा है, आप जाए फोरम पे, रोने धोने से कुछ नहीं होता, आप फोरम पे जाएं, पार्लियामेंट में कानून साजी करें, चीजों को रोकें, ऐसे ना 5 साल बाद फिर ये आप रोते रहें। फैसल साहब, ये जिस तरह से आपने भी, पीपल्स पार्टी ने भी पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो आपको पहली चॉइस पीटीआई फिर क्यों लग रही थी अगर यही वतीरा है उनका? तो देखें, पॉलिटिकल उसमें डायलॉग्स होते हैं और हमेशा हमने डायलॉग से बिलीव रखा है। हमने माजी में पीएमएलएन बसरा साहब कंप्लीट करने दीजिए, आता हूं आपकी तरफ। मैं बात करूं ना, आप लोग इसी तरीके से, अब हमने हमारा पोलराइजेशन रही है पीएमएलएन के साथ माजी में भी, और हमने सीओडी किया, हमारी मुस्लिम लीग काफी साथ रही, हमारा साथ हुआ, हमारा जो है एमकेएम के साथ भी हमारी पोलराइजेशन रही, हमारा हमेशा होता रहता है, कभी मुखालफत कभी इत्तेहाद, अभी भी सदारती इलेक्शन में उन्होंने वोट किया, तो ये चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि नंबर गेम में नंबर 1 पार्टी ये थी, तो हमने कहा अगर आप हुकूमत बनाना चाहते बनाएं। नंबर 2 पे पीएमएलएन थी, हमने उनको सपोर्ट किया। लिहाजा अब नहीं बनी किसी, ये कहते हैं किससे बात नहीं करेंगे ना करें, फिर उन्होंने कहा सबसे बात करें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलावा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है मैं मुबारकबाद मुझे जो है कमरान मुज़फ़्फ़र साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो लोग मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने जिस तरीके से नाम रखे गलत लकबात से करते थे, ये हमारा वतीरे नहीं कम करें, कम से कम अब पीटीआई के लोग हजरत मौलाना फजल रहमान साहब कहलाएंगे, उनको गलत नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि इनको आज जरूरत पड़ गई है, जिनके घर चल के रोजाना जा रहे होते हैं। अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में जो है आप इतने फासले न रखें, इतनी पोलराइजेशन न करें, इतनी गंदी जबानी इस्तेमाल न करें, ताकि आप फिर कल उनके घर जाएं और शर्मिंदा मत। सही, बसरा साहब आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। आप ये बात तो ठीक कर रहे हैं कि आप पहले नाम बिगाड़ते थे, अब आपका स्टांस भी तब्दील हो गया, अब आपको वो बुरे भी नहीं लगते। अच्छा, मैं फिर तो आपका फॉलोवर क्या सोच रहा होगा? फिर सियासत में ना मुस्तकिल दोस्त होते हैं ना मुस्तकिल दुश्मन, ये बात तो 100% दुरुस्त है, लेकिन आप नजरियात पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम लोग सिर्फ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक तमाम इदारे बिहेव करें, और इसी तरह पाकिस्तान बच सकता है। रही बात इन पार्टियों की, ये तो पार्टियां सिर्फ और सिर्फ, माजी में आप देख लीजिए, जिसने वो कह रहे थे ना मैं घसीटूंगा, वो जिसने घसीटना था वो वजीर आजम बन गया, जिसने घसीटा जाना था वो सदर बन गया। और अभी भी क्या हो रहा है, यहां पे बंदर बांट हो रही है, तुम सदर बन जाओ, तुम वजीर आजम बन जाओ, तुम वजीर आला बन जाओ, तुम गवर्नर बन जाओ, तुम फलां वजारतें ले लो, और सिर्फ ये 5-5 बारियां लगा चुके हैं। ये आखिरी तजर्बा फिर करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमें बताया जाता है कि बाई हुक और बाई क्रुक बंदूक के जोर पे ये निजाम चलाएंगे,
मैं आपको बताता हूं कि अवाम के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटते लूटते इतने आदी हो गए हैं कि अब अवाम के वोट लूट लिए हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बड़े सीरियस इश्यूज का सामना है। आपको महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी अफरा तफरी है, और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जब तक कौम पीछे नहीं होगी इदारों के, क्योंकि ये तो जाली असम्बली है, इनके पीछे कोई कौम नहीं, ये जाली वजीर आला है ये। और फिर मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की जान को बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, इसका वो सबूत मांगते हैं ना, आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप कहते हैं पैसे दे दिए मरियम साहिबा ने, आप कहते हैं कि बाहर इंडिया में किसी को पैसे दे दिए, सबूत भी तो देना है ना। अभी जाली वजीर आला बनी है, थीफ चीफ मिनिस्टर, जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, हमें सीरियस थ्रेट्स हैं, क्योंकि उनकी कस्टडी में है वो, और आज उन्होंने बिहेव किया है कि वुकला तक नहीं मिल सकते। ये कभी सुना है कि एक साइल के, एक क्लाइंट के, और जो साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान हो, उसके वुकला को मिलने से पाबंदी लगा दी जाए? इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान है। बसरा साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए, गंडापुर साहब के हवाले से, एक तो आईनी जिम्मेदारियां भी होती हैं ना वो हल बर्दारी की तकारीब में जाते हैं, ना वो निगोशिएट करने को तैयार हैं। दूसरी चीज ये कि वो अपने रिश्तेदारों को वहां पे वजारतें दे रहे हैं। आप पे भी वो इल्जाम लग रहा है जो आप इन पे लगा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आप जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिस इनको हम वजीर आजम तस्लीम नहीं सर, आईनी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं ना। तो आइन, अच्छा आइन, पाकिस्तान में आइन और कानून कहां पे है मुजम्मिल भाई? आप तो माशाल्लाह बहुत लिटरेरी आदमी। कहां है पाकिस्तान का आइन, कहां है कानून? वो तो टूट चुका। पिछला एक साल क्या हुआ कि यहां पर अगर आइन के ताबे अगर मामला चलते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती कि लोग अपनी अदालतें लगा रहे हैं, लोग सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। रही बात गंडापुर साहब की, मैं बार बार कह रहा हूं कि केपी के अंदर किसी और पार्टी को मैंडेट लोगों ने दिया नहीं। अगर कोई हल्का खुलवाना चाहते हैं तो हम खोलने को तैयार है। कोई रिश्तेदार को नहीं बना रहे। यहां पर कोई इमरान खान साहब का बेटा नहीं बन रहा, उनकी बेटी नहीं बन रही, उनका कोई भतीजा नहीं बन रहा, कोई भांजा नहीं बन रहा। आप यहां देख लेना, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज शरीफ, उनके ही आगे पीछे जितने लगते लगाते हैं वही यहां पर सदर हैं। वही ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। तो तहरीक इंसाफ तो सही। रमेश साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब चूंकि ओहदों के हवाले से जो काबीना बनी है, इसके ऊपर भी खासी तनकीद हो रही है। पहला, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ज़रा क्लियर कीजिए कि ऐसी कॉम्पिटेंस जो किसी और में नहीं आपको नज़र आई, उसकी वजूहात क्या हैं? और दूसरा, मखसूस नशिस्त पर जो मरियम इकराम साहिबा को एमएन ने मुंतखब करवाया, खासी तनकीद हो रही है, और सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि पहले वो आपके खिलाफ खासे रेडिकल बयानात दे चुकी हैं, अब आपने हुकूमत का हिस्सा बना लिया। देखिए, बात सुनिए, कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रोग्रेटिव है कि उन्होंने अपनी काबीना के अंदर किसको लेके आना है, क्योंकि उन्होंने हुकूमत चलानी है, उन्होंने निज़ाम चलाना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड कि उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर कौन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को जो मुनासिब लगा कि अपनी कैबिनेट में उन्होंने किनको लेके आना है, उन्होंने अपने उसके मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा काम हटके नहीं किया जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स करते हो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने को हटके काम किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, आप उठा के देखिए इनकी कैबिनेट में कितने लोग ऐसे थे जो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, जो बहुत सारे टेक्नोक्रेट थे। ओके फाइन, उनका प्रोग्रेटिव था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली केयर टेकर वज़ीर आला थे। केयर टेकर का क्या काम है आपकी हुकूमत में? चले, मैं ये कह रहा हूं मुझे उनका उन्होंने ये तो पार्ट एंड पार्सल थे। ये मुकम्मल करने दीजिए ना, आपने टाइम ले लिया। आप थोड़ा सा मुकम्मल करने दीजिए। हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बसरा साहब हमारे भाई हैं, फोटो से बने हैं ना, बसरा साहब जी। रमेश साहब, आप कंटिन्यू करें। मैंने कहा, मैंने इनके जज्बात की कदर का तो इस वक्त हारे हुए हैं। तो बंदा जब हार जाता है तो थोड़ा सा जज्बात उसके ज्यादा निखर के सामने आते थे। तो इसलिए इनको मौका देते कि ये बोले, हमने बड़ा दिल करना, बिकॉज हम गवर्नमेंट में है, ये बोलेंगे, शोर शराबा करेंगे, ये शोर शराबा करे। हमारा काम इस वक्त इनके शोर शराबे को हम इनको पैसिफाई भी करेंगे, लेकिन हमारा काम इस वक्त परफॉर्म करना है। कामरान साहब, आपकी तरफ आएंगे। अब चूंकि कहा यह जा रहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बात की जा रही है, आप कानूनी माहिर भी हैं, आपको लगता है कि इसको सपोर्ट करेंगे तमाम पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग योर ओन पार्टी? गो के अलवी साहब जो है वो कभी दाएं चल पड़ते थे, कभी बाएं चल पड़ते थे। बहुत से काम उन्होंने गलत भी किए हैं, मगर नहीं लगता। आर्टिकल 6 जो है वो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सबवर्जन उन्होंने कहाँ पे की है? तो इस तरह से जो है ना, वो आर्टिकल 6 का वो नहीं है। और वो
ये था कि मेरा अपना मुतालबा था कि वो स्टेप डाउन हो, क्योंकि वो गलत जो है ना वो दस्तूर के मुनाफी जाते रहे और फिर कभी जो है ना वो एक रास्ता इख्तियार कर लेते थे, कभी दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते थे, दोनों तरफ लोगों को खुश करते थे। मगर आर्टिकल 6 नहीं लगता लीगली स्पीकिंग। जब कहीं जहाँ पे लगता है वहां तो हमारी जरूरत नहीं होती है हम आर्टिकल 6 लगाएं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये मुतालबा आपको लगता है कि गैर जरूरी है या सियासी है? गैर जरूरी आने नहीं, वो जिधर लगाना है उधर तो हम तो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं उधर। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर ना दीजिए ना उधर। हाँ। सही। और सेनेट के हवाले से जो कुंडी साहब बात कर रहे हैं उसमें फिर आपका वोट होगा गिलानी साहब के लिए? उसमें मैंने सुना है कि एक डेवलपमेंट हुई है। उसमें ऐसा है कि हैदरी साहब ने सीट अपनी खाली की थी, उनके 3 साल बाकी हैं, मेरे साथ इलेक्ट हुए थे, तो वो अपना सेनेटर इलेक्ट हुए थे, 3 साल हमारे बाकी थे। वो उन्होंने फिर एमएनए का इलेक्शन लड़ा, एमएनए के इलेक्शन में वो जीत गए, तो यहाँ पे उन्होंने रिजाइन किया चूंकि इस सीट से, तो वो हम अपनी सीट रिटेन करना चाह रहे थे, वो हमने किसी और अपने साथी को दी थी। उस रिटेंशन के केस वो, हालांकि वो सिर्फ अकेले नहीं थे, हमारे साथ 2 और साथी भी हैं जिन्होंने रिजाइन किया था, और 2 पीपल्स पार्टी से भी शायद कोई दोस्त है और नून से भी कोई दोस्त है, कम से कम 3 है मुझे जो याद पड़ता है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर अपनी सीट रिटेन करेंगे तो इसके अगेंस्ट जो है ना ये नेशनल असेंबली में वोट दे। मैंने आज सुना है कि वो हैदरी साहब ने एग्री किया है, तो अगर किया तो जनरल सेक्रेटरी हमारे, वो हम वोट दे देंगे जहाँ पे वो ठीक है। ठीक है। रिया रमेश सिंह साहब मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा, शौकत बसरा और इसके साथ साथ फैसल करीम साहब मौजूद थे। अब दावत यही दी जा रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी कि वो मिलकर बैठकर बात करें और लेजिस्लेशन करें ताकि जो मुआशी चैलेंजेस हैं उससे पाकिस्तान को निकाला जाए, लेकिन जो वफाक की और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये मरकज़ रहेंगे अटेंशन का कि आया वो कितना स्मूथली चलते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।